बच्चों, व्यवसायिक अर्थशास्त्र में हम आज शुरू करने जा रहे हैं मांग या मांग का नियम। मांग का नियम शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मांग कहते किसे हैं। मांग का जो अर्थ है, एक दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ता बाजार में किसी निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर क्रय करेंगे। या अन्य शब्दों में हम बात करें, किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा तथा उसकी कीमत से संबंधित होती है जो कीमत विशेष पर खरीदी जा सकती है। इस बात को समझने के लिए जो अलग अलग प्रकार के जो अर्थशास्त्री हुए उनके हिसाब से बात करें कि जो प्रोफेसर बेनम थे, उन्होंने कहा था कि किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो उस कीमत पर किसी समय विशेष पर खरीदी जाएगी। मील के शब्दों में बात करें तो मांग का जो अर्थ है, किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसकी मांग की जाती है। एवं यह याद रखना चाहिए कि यह मात्रा कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, परंतु सामान्यतः यह कीमत अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जो हमारे अर्थशास्त्री हुए पेंशन, उनके जो मतानुसार एक बात आई कि मांग में जो है वो 3 बातें सम्मिलित की जाती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उस वस्तु को प्राप्त करने हेतु साधन से मतलब यहाँ कीमत से है, रुपए से है, उन साधनों द्वारा उस वस्तु को खरीदने की इच्छा। हमने 3 जो अर्थशास्त्री हुए, पेंशन हुए, बेनम हुए, मील हुए, उनकी डेफिनेशन पढ़ी। उन जो तीनों की जो डेफिनेशन, उनमें 5 बातें सामने आई हैं कि वस्तु की इच्छा क्या है, वस्तु क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन क्या है, साधन व्यय करने की क्या तत्परता है या क्या विलिंगनेस है टू स्पेंड है, एक निश्चित कीमत है, उसकी क्या कीमत होगी, और निश्चित समय अवधि। ठीक है, तो इसमें ये सारी की सारी बातें आएंगी वस्तु की मांग में। ये जो वस्तु की जो मांग है वो किन किन से प्रभावित होती है, इनके प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं, घटक कौन से होते हैं। तो बात करें तो इसमें जैसे उसकी जो कीमत है उसके मुख्य घटक हो सकता है उपभोक्ताओं की रुचि, स्वभाव, फैशन, मौद्रिक तथा वास्तविक आय, जनसंख्या में परिवर्तन, प्रतिस्थापन तथा पूरक वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन, व्यापार की दशाओं में परिवर्तन, बचत करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन, जलवायु तथा मौसम, और भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका। ये सब बातें हैं। अब हम बात करते हैं कि मांग या मांग का नियम क्या है। तो सामान्य शब्दों में बात करें कि जो मांग का जो नियम है, मांग और वस्तु की जो कीमत है, वस्तु की मांग या वस्तु की जो कीमत है, उनमें दोनों में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। जब जब कोई वस्तु होती है उसकी कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। दोनों में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। दोबारा हम उसको मान लो, उसकी सामान्य शब्दों में बात करें कि जो मांग का जो नियम है ये बताता है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग घट जाती है और कीमत में कमी होने पर मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। दोनों में ऋणात्मक संबंध होता है या नेगेटिव रिलेशन होता है। एल्फ्रेड मार्शल के अनुसार बात करें कि मांग की अव्यवस्थाएं अपरिवर्तित रहते हुए यदि किसी वस्तु को अधिक मात्रा में बेचना है तो उसकी कीमत में कमी होनी चाहिए ताकि उस वस्तु के अधिक क्रेता मिल सके, अथवा अन्य शब्दों में वस्तु की खरीदी गई मात्रा में मूल्य की साथ वृद्धि होगी। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने भी मांग के जो नियम है उसको परिभाषित किया, जिसमें समस्त परिभाषाओं के आधार पर एक ही विचार या एक ही बात सामने आती है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है। उसके बाद बात करेंगे मांग का जो नियम है उसकी मान्यताएं क्या हैं, उसकी एजम्पशन क्या हैं, या फिर हम क्वेश्चन में बात करें कि जो मांग का जो नियम है उसमें अन्य बातें समान रहने पर किसी भी डेफिनेशन में कोई बात आए तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये उसकी मान्यताओं से लिया गया है, जिसमें कहता है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय। ठीक है। दूसरा है विचाराधीन वस्तु का मूल्य, स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं का मूल्य, मनोवैज्ञानिक तत्व जैसे उपभोक्ता की आदत, रुचि, स्वभाव, फैशन आदि।
सामाजिक तत्व जैसे फैशन, रीति रिवाज आदि। उपभोक्ता की संपत्ति है वस्तु की आपूर्ति, वस्तु की किस्म, निकट भविष्य में वस्तु के मूल्य में अत्यधिक परिवर्तन की आशंका न होना, उपभोक्ता को उपभोग की जाने वाली वस्तु का प्रतिष्ठात्मक न होना। इसमें बात करें कि जो मांग का जो नियम है, तो मांग का जो नियम है उसकी जो मान्यताएं हैं, मुख्य रूप से उसकी कौन कौन सी उसकी मान्यताएं हैं। उपभोक्ता की आय समान रहनी चाहिए, ये उसकी उपभोक्ता की आय समान रहनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंद या फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु यदि कोई है, उपभोक्ता को उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए। भविष्य में वस्तु की कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु की प्रकृति प्रतिष्ठात्मक, सूचक या दिखावटी नहीं होनी चाहिए, जिसके प्रयोग से सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना जागृत हो। जनसंख्या के आकार, आयु, संरचना, लिंग अनुपात कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु की किस्म में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समाज में आय तथा संपत्ति के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये 8 से 10 इसकी मान्यताएं हैं। ये सारी की सारी मान्यताएं लागू होती हैं या अन्य बातें समान रहने पर तभी ये मांग का नियम काम करेगा। जैसे कि मान लो आप ये टेबल दे रखी, नीचे टेबल को देखकर हम पता लगाते हैं कि एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मांग। जब एक्स वस्तु की कीमत 10 होती है तो उसकी मांगी गई इकाइयों जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। यही कीमत मान लो घट जाती है तो उसकी मांग वस्तु की मांग बढ़ जाती है। फिर ये 8 से 6 हो जाती है, फिर मांग बढ़ जाती है। आप देखोगे कि जो वस्तु की जो कीमत लास्ट में 2 रुपये हो जाती है और एक्स वस्तु की मांगी की जो इकाइयाँ हैं उसकी जो मांग है वो 100 हो जाती है। इससे पता चलता है कि जब जब वस्तु की कीमतों में कमी होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। या फिर हम ये बात करें कि इस बात से एक बात सामने आती है, सामान्य शब्दों में हम बात करें कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होगी तो उसकी मांग बढ़ेगी, और जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी मांग घटेगी। दोनों में नेगेटिव रिलेशन पाया जाएगा, दोनों में ऋणात्मक संबंध पाया जाएगा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मांग का नियम किसे कहते हैं, यह नियम कैसे लागू होता है, इस नियम की कोई अपवाद है बताओ। या फिर यूँ कहते हैं कि मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरा हुआ क्यों होता है। ठीक है, तो इसमें ये सारी की सारी बातें आएंगी। उसके बाद जो बात करें कि जो टेबल हमने बनाई है उस टेबल को हम समझने की कोशिश करें, तो आप टेबल को समझो कि किसी वस्तु विशेष की किसी समय अवधि में विभिन्न बाजार मूल्यों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को एक तालिका के रूप में प्रकट करने को मांग तालिका कहते हैं। मांग तालिका इस बात की जानकारी देती है कि एक निश्चित समय पर एक व्यक्ति विभिन्न मूल्यों पर वस्तु विशेष की कितनी मात्रा मांगता है। इस व्यक्तिगत मांग तालिका भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो तालिका दे रखी है इसमें एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन और एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन ये हमने बना रखा है। ढाल जो है देखो, ये हमने ढाल लिया OXY। ठीक है, और इधर देख लिया P से मतलब यहाँ प्राइस से है। ठीक है, X1 पे देखो, अगर देखो उसमें आप देखो OY पे देखो, अगर ये कीमत है या मूल्य है, इस पर ये कीमत इतनी होती है। अब देखोगे P1 पे देखो कीमत हमारी ज़्यादा होगी, P1 से देखो पॉइंट को हमारी कीमत ज़्यादा होगी, तो OX1 पर देखो हमारी मांग क्या हो जाएगी, वस्तु की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी। और उसके नीचे देखो P2, O से लेकर P2 तक देखोगे वस्तु की कीमत कम होगी, और OX2 पे देखोगे तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये समझाया गया है कि उपरोक्त मांग तालिका दर्शाती है कि जब वस्तु की प्रति इकाई कीमत 10 रुपये है तो उसकी 20 इकाइयों की मांग है। ठीक है, और जैसे जैसे कीमत घटती जाती है मांग बढ़ती जाती है। इसी कारण जब कीमत घटकर 2 रुपये प्रति इकाई होती है तो मांग बढ़कर 100 इकाई हो जाती है, और मांग वक्र रेखा जो उसका जो ढाल है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है।
किसी वस्तु की मांग तालिका को जब रेखांकित रेखाचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है तो इसका मांग वक्र का निर्माण होता है। मांग रेखा वस्तु के मूल्यों तथा उसकी मांगी जाने वाली मात्राओं के मध्य विपरीत संबंध को व्यक्त करती है और इसी कारण मांग रेखा सदैव ऊपर से नीचे बाईं ओर गिरती हुई होती है। इसे ऋणात्मक ढाल कहते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हो कि हमने जो आया डी कर्व, डिमांड कर्व जो आया है, ये ऊपर से लेकर नीचे की ओर आ रहा है और इधर ओ वाई पर हमने कीमत को लिया है और ओ एक्स पर हमने एक्स वस्तु की मात्रा पर लिया है। आप सबसे पहले देखो OP1 पे देखो, कीमत तो है ज़्यादा और वस्तु की मात्रा या मांग है OX1 पर कम, और कीमत O से लेकर P2 पर कीमत होगी कम और OX2 पर मांग होगी ज़्यादा, इसलिए इसका जो ढाल है वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसका जो ढाल है वो ऋणात्मक होगा। उसके बाद जो मांग का जो नियम है उसको मांग का जो नियम है वो क्यों लागू होता है और उसके क्या लागू होने के कारण होते हैं। जो मांग रेखा का जो ढाल है वो ऋणात्मक क्यों होता है, या मांग का नियम लागू क्यों होता है, या मांग रेखा का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, उसके 5 बातें आती हैं। पहला आता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव, तीसरा है आय प्रभाव, चौथा है प्रदर्शन प्रभाव, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन, पांचवा है वस्तु का बहुउपयोग। धन्यवाद।